Good morning to all my dear student. Once again I am here to welcome you all on the YouTube platform. Today we are starting learning economics. The subject is divided into two parts. The first one is macroeconomics and the second one is the Indian economic development. I think all the students has already purchased the books, so let's begin with the book itself. I have the index of the macroeconomics, the first part of the economics. So the first chapter is introduction, second one is some basic concepts of economics, the third one is national income and related aggregates, fourth one is methods of calculating national income, fifth one is money, sixth one is banking, aggregate demand, aggregate supply related concepts, and so on. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स. जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि लास्ट ईयर हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, इकनॉमिक्स की बात की हुई थी. वहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि इकनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इकनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज़ मैक्रो इकनॉमिक्स. बात करते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स की, तो माइक्रो वर्ड से मैंने आपको बताया था माइक्रो मीन्स स्मॉल, और ये भी बताया था कि जब हम बात करते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इकनॉमिक इश्यूज़ विच आर रिलेटेड विद द हाउस होल्ड सेक्टर और इंडिविजुअल सेक्टर. इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जब बात करते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स की, तब हम बात करते हैं किसी भी एक सेपरेट सेक्टर की और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं. वो तो था हमारा क्लास 11. लेकिन अब हम बात करते हैं क्लास 12th की इकनॉमिक्स की. तो यहाँ पर हमें देखना है मैक्रो इकनॉमिक्स के बारे में और समझना है मैक्रो इकनॉमिक्स आखिर है क्या. तो वैसे तो मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि व्हाट इज़ मैक्रो इकनॉमिक्स इज़ अबाउट. तो अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं, लेकर चलते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक. सो द टर्म मैक्रो है इन इंग्लिश हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोज. तो कहाँ से निकला है, तो मैक्रोज निकला है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, लार्ज. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स, लार्ज मीन्स क्या होता है, इकनॉमी एज अ होल. थोड़ा सा क्लास 11 में याद दिलाता हूँ, जब अपन ने बात की थी किसकी, जब अपन ने बात की थी माइक्रो इकनॉमिक्स की, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रो वर्ड स्टैंड फॉर स्मॉल, लेकिन वहीं पर मैंने आपको ये भी बताया था कि मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, लार्ज, और कह सकते हैं इकनॉमी एज अ होल की हम बात करते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसको अभी हम पेंडेमिक के रूप में देख रहे हैं, इसी को फर्दर लेकर यहाँ पर चलूँगा ताकि अपन ये अंडरस्टैंड कर सके व्हाट इज़ मैक्रो इकनॉमिक्स. पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर अपने एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ. मैक्रो इकनॉमिक्स इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकनॉमिक विच स्टडीज़ इकनॉमिक इशूज़ और इकनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकनॉमी एज अ होल. सामने जो एग्जाम्पल है उसी को लेकर चलते हैं. बात करते हैं कोरोना की. सर कोरोना की बिगनिंग कहाँ से हुई, कोरोना की बिगनिंग हुई सर चाइना के वुहान शहर से. सर जब ये कोरोना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हुआ था, तब हमने इसको माना था कि ये क्या है, एक माइक्रो लेवल का अप्रोच है, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे थे, धीरे धीरे कोरोना क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा. पहले तो ये क्या हुआ, जब एक किसी इंडिविजुअल पर्सन को इसके सिम्टम्स दिखाई दिए थे, उस सिम्टम्स के बाद वो धीरे धीरे एक कम्युनिटी पर स्प्रेड किया गया, कुछ ग्रुप्स में, कुछ 2 4 8 10 15 20 50 लोग, और धीरे धीरे ये कहाँ पर स्प्रेड होने लगा, पूरे वुहान में स्प्रेड हो गया. उसके बाद धीरे धीरे इसने स्प्रेड कहाँ किया, पूरे चाइना में हो गया. और फिर जब वहाँ से लोग क्या होने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर विज़िट करने लगे, तो ये सारी की सारी कंट्री में हो गया. तो अब सीधी सीधी सी बात करते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जब किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जब क्या हो जाती है, लोगों को, एक ग्रुप की प्रॉब्लम बन जाती है, एक कंट्री की प्रॉब्लम बन जाती है, तो हम उसको बोलते हैं दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ टू बी स्टडीड अंडर द मैक्रो लेवल अप्रोच. सिंपल सी बात अगर हम करें, तो मैक्रो इकनॉमिक्स क्या है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स विच स्टडीज़ इकनॉमिक इश्यूज़ और इकनॉमिक प्रॉब्लम्स. कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी, पेंडेमिक घोषित किया है इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने. तो अब ये किसी एक आध पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ में फैल चुका है. दैट मीन्स ये एक ऐसा इशू है जो एक कंट्री लेवल पर बात हम कर रहे हैं. ये एक ऐसा इकोनॉमिक इश्यूज़ है जहाँ पर इससे पूरी की पूरी कंट्री क्या कर रही है, सफ़र कर रही है. तो ये किस लेवल का अप्रोच हुआ, सर इट इज़ अ मैक्रो लेवल अप्रोच. और इसको हम किसके अंडर स्टडी करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मैक्रो इकनॉमिक्स के अंडर स्टडी हम
करेंगे। तो अब आई डोंट थिंक सो मुझे आपको इसके अंदर ये बताने की ज़रूरत है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और आगे है क्या। फिर भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इट स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट वेलफेयर ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात है, मोदी जी ने क्या किया था, लॉकडाउन कर दिया था, और लॉकडाउन करने का सीधा उद्देश्य यही था कि सारे के सारे जितने भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। These questions are like of employment of residents, growth of output in the economy, the problem of price rise called inflation, or problem of depression, lack of demand for goods and services across different sectors of अगर हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से जो हमारे लिए मेजर पोर्शन बनता है तो वो हमारे लिए क्या था, द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वो हम समझ गए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज़ जब वो कैसे होंगे, इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, जहाँ पर सारे के सारे पर्सन उससे क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम निकलती है, जब वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो उस प्रॉब्लम से कैसे हमको बचना है, तो इसकी भी बात अगर अपन करेंगे। आई थिंक सो द मीनिंग इज़ क्लियर। आगे हम बात करते हैं हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने क्लास 11 में भी डिस्कस किया था। एक बहुत टेबल करके हमको जो दी गई थी बुक में, उसमें हमने पढ़ा हुआ था। कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेते हैं। फिर से याद दिलाता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडीज़ इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। किसकी बात करता है? इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करता है ना, प्रोड्यूसर की बात करता है, और किसकी बात करता है? कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पर्सन की, फैक्ट्री की ही यहाँ पर हम बात करते हैं। दैट मीन्स अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ एक स्पेसिफाइड सेक्टर की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर अप्रोच की बात करें तो एक ऐसा अप्रोच है, एक नैरोअर अप्रोच है। यहाँ पर बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, लिमिटेड लोगों की हम बात करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज़ को एक कंट्री के लेवल पर बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, जहाँ पर सारे लोग किसी एक रिस्पेक्टिव ग्रुप से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इफ़ेक्ट डालता है। यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमको दिए गए हैं जो हमारा एक बेस बनाता है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट वन इज़ द बेसिस ऑफ स्टडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्कैरसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्कैर्स मीन्स लिमिटेड। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के, किसी एक कंज्यूमर की, जब वो किसी गुड्स की क्या करता है, डिमांड करता है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन भी अकेला है और वहाँ पर बेचने वाला जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या है, एक सेपरेट इंडिविजुअल है। आई थिंक यहाँ पर ये क्लियर होगा। सेकेंड वन की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर कितनी बार हमको सिर्फ यही सुनना पड़ेगा कि इकोनॉमी एज अ होल की हमको बात करनी है। द सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल मतलब द पर्सन हु वेरीज, है कि नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो मेजर पर्सन्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर डिमांड एंड द सेकेंड वन इज़ प्रोड्यूसर डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंट्री एज अ होल की बात करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात नहीं करनी है। यहाँ पर हमको बात करनी है, अगर डिमांड की बात कर रहे हैं तो उस इकोनॉमी में बनाए जाने वाले ऑल दोज गुड्स एंड ऑल दोज सर्विसेज की हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर हम बात करें जितने भी गुड्स प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी हमको बात करनी है। वो गुड्स जिसको कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, सारे के सारे उन सारे गुड्स को क्या बोला जाता है सर, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? रेफरिंग टू डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें हम तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो मार्केट में क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करा रहे हैं ताकि सारे के सारे कंज्यूमर्स क्या कर सकें, उसको परचेज़ कर सकें, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड बेसिस बनता है वो हमारा क्या है, इकोनॉमिक एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या है? इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस।
अब इकोनॉमिक डिसीजंस को लेना है, जो पर्सन क्या करेगा, इकोनॉमिक डिसीजंस लेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की, एक किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, या किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं जो किसी मार्केट में जाकर गुड्स को ख़रीदने या बेचने की, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या बनते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्टीमेटली एक ग्रुप की, किसकी बात करते हैं, एक ग्रुप की बात करते हैं, तब जाकर वो हमारे किस लेवल पर बात करेंगे, तब हम बात करेंगे मैक्रो लेवल पर, हम इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड की बात हमने की है, इकोनॉमिक एजेंट्स की हमने बात की है। इसके बाद द फोर्थ वन इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब ये एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण। सिंपल सी बात है, अगर हम देखें कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच की हम बात करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर एक ग्रुप की बात करते हैं, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा एकत्रीकरण, जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, उसकी बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर जो एग्रीगेशन होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर एग्रीगेशन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आगे की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस की बात करते हैं। सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम कई सारे वेरिएबल्स की को क्या मानते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और कई सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, मानते हैं कि वो क्या हैं, कांस्टेंट नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, कई सारे अजम्पशंस जो हैं वो चेंज करते हैं किसमें, हमारे मैक्रो में। सिंपल से अगर हम बात करें माइक्रो, इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा हमने, जो हमारा टोटल आउटपुट है और टोटल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, आर टेकन एज कांस्टेंट, वाइल दीज आर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है, टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। लेकिन वही चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बन जाती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल बन जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, किसको कौन सा गुड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं। और इनकम की बात करें, ये क्या रहता है, इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट। लेकिन जब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो ये वेरिएबल कैसा बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल बन जाता है। द सिक्स पॉइंट इज ऑफ सेंट्रल इशू। Allocation of resources is the central issue in the macroeconomics, and determination of the overall level of output and employment is the central issue in macroeconomics। सीधी सी बात है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात करते हैं, तो कौन से गुड्स का एलोकेशन किसको प्रोवाइड करना है, ये यहाँ पर क्या रहता है, एक सेंट्रल इशू रहता है। लेकिन बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर जब आप बात करते हो ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट की बात करते हो, यहाँ पर आपको सिर्फ एक आध स्पेसिफाइड एरिया पर बात नहीं करना है, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट की आपको यहाँ पर बात करनी है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ द मैथड ऑफ स्टडी। हम बात करें अगर तो मैथड ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी को हमको क्या करना है, यहाँ पर डील करना है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से हेल्प की, उसके हेल्प से क्या करना है, स्टडी करना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो ये इसको हम कैसे डील करेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के हिसाब से डील करेंगे। सर अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, तो ये हमारे पास नीचे हॉट्स में क्लियरली प्रोवाइड किया गया है। पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। जैसे कि मैंने आपसे बोला था इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो ये जब बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो वी हैव टू डिस्कस इट विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हमको यहाँ पर क्या करना है, द इक्विलिब्रियम इन द ऑल द मार्केट्स, सारे के सारे माइक्रो दैट मीन्स सारे के सारे मार्केट्स को लेकर हमको जब उस पर डिस्कशन करेंगे तो वो किस में आएगा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में आएगा। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। तो अब ये डिपेंडेंसी बताता है एक दूसरे के साथ में,
कि माइक्रो और मैक्रो आपस में कैसे डिपेंड है। एग्जाम्पल की अगर इन्हीं की बात करें तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इफ़ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। अगर एक बंदे की बात करें, अगर वो थोड़ा सा पैसे को सेव करता है तो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर एडवांसमेंट्स में उसके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर यहीं हमारे दूसरे पॉइंट की बात करें, इफ़ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी सेव मोर एंड स्पेंड लेस, अगर सारे के सारे पीपल जितनी भी, दैट मीन्स 135 करोड़ की जनता हमारे कंट्री में है, अगर सारे के सारे 135 करोड़ लोग क्या करने लगे, पैसे को सेव करने लगे, तो क्या होगा, अब जब कोई मार्केट में पैसे खर्च ही नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या हो जाएगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगी। और डिक्लाइन करने की वजह से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वो कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली जब बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन करने से कोई भी सेंस नहीं बनेगा और धीरे धीरे इकोनॉमी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो आज हमें इतना ही पढ़ना है, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।